हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। इस वीडियो में हम साउंड जो चैप्टर है उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे एक ही वीडियो में निपटाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे दो पार्ट में होगा तो दो पार्ट में कर देंगे। वैसे देखते हैं, जो भी होगा कर ही लेंगे, एक पार्ट में या दो पार्ट में। बातें समझ आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे बातें बातें नहीं करेंगे। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हुआ किसी मीडियम के थ्रू, मतलब पानी से जा रहा है वो वाइब्रेशन, वो साउंड या हवा से जा रहा है, वो मीडियम किस मीडियम से होते हुए वो आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, ये पूछ रहा है। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझना, साउंड का कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे दिया, कॉन्सेप्ट बनेगा इससे आपका। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, या फिर बोल लो स्पीकर है, स्पीकर में से साउंड निकलता है ना, स्पीकर है। तो इस स्पीकर के आसपास, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं कौन से समझा रहा हूँ तुम्हें। ये स्पीकर है। अब ये स्पीकर के आसपास कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, देख रहे हो एयर मॉलिक्यूल्स? ये एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये मान लो आपका ईयर है, ये आपका ईयर है। ध्यान से सुनते जाओ। ये आपका स्पीकर है जिसमें से साउंड निकला, जिसमें से साउंड निकला। और उसके आसपास एयर मॉलिक्यूल तो होंगे। मान लो मीडियम जो है वो एयर मान रहे हैं, पानी में भी हो सकता है साउंड ट्रेवल, पर हम एयर मान रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब ये क्या होगा, ये साउंड निकला, तो साउंड क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा, इसमें से वाइब्रेशन हुआ, तो ये जब वाइब्रेशन होगा ना, तो ये वाइब्रेशन इस, ये जो मॉलिक्यूल है इसको भी ऐसे हिलाएगा, ऐसे 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 हिलेगा, ऐसे 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 हिलेगा, मतलब इधर लेफ्ट राइट ऐसे हिलेगा। मतलब कहने का मतलब, जो ये जो इसमें स्पीकर में जो वाइब्रेशन हुई, उसने जो इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी ऐसे वाइब्रेशन कर दिया, ऐसे हिलने लग गया। फिर ये जो हिला, इसमें जो मूवमेंट हुई, इसको केमिस्ट्री, जो वाइब्रेशन हो रही है, इसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेशन। अब सुनते जाओ तो कहानी की तरह सुनो। तो स्पीकर में वाइब्रेशन हुई, तो स्पीकर के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन हुई। फिर ऐसे करते करते एयर मॉलिक्यूल आपके हर जगह है, हर जगह है ना, हर जगह है। मीडियम हम एयर मान रहे हैं, ठीक है। और फिर ये आपके कान, कान के पास भी एयर मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या, देखो ये एयर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे, उसी जो वाइब्रेशन है ना ये हो रहा है। तो इसमें ये जो स्पीकर में जो वाइब्रेशन हुई, उसकी वजह से उसके आसपास वाले जो एयर मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन हुई। इस वाले एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हुई, तो इसके आसपास वाला ये वाला, इसमें भी ऐसे वाइब्रेशन होगी। फिर ऐसे इसमें भी होगी, इसके आसपास वाले में। ये मूव नहीं हो रहे, ध्यान रखना। एयर मॉलिक्यूल मूव नहीं हो रहे। अगर एयर मॉलिक्यूल मूव हो जाएंगे तो उसको तो हम विंड बोलेंगे, फिर हम साउंड थोड़े ना बोलेंगे। ये कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए। एयर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे है, बस वाइब्रेशन होके ऑसिलेट होके अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब ऐसे मान लो एयर मॉलिक्यूल ऐसे हिलेगा रहेगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऑसिलेशन हो रही है, जैसे पेंडुलम होता है, आगे पीछे घूमता है, लेकिन फिर अपने इक्विलिब्रियम यानी मेन पोजीशन पे आ ही जाता है। तो ऐसे ही ये एयर मॉलिक्यूल है, जो ये स्पीकर के वाइब्रेशन से हिले, और उनके जो वाइब्रेशन हुई, उसने फिर उसने अपने पास वाले को लाया, फिर उसने अपने पास वाले को लाया, फिर इसने अपने पास वाले को लाया, ऐसे हिलते 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 जो ईयर के पास वाले जो मॉलिक्यूल है उनमें भी वाइब्रेशन हुई। और फिर फाइनली वो वाइब्रेशन ईयर तक पहुंची, और फिर हमें साउंड सुनाई दे गया, हमने साउंड सुन लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है साउंड का। तो एक चीज ध्यान रखना, साउंड हमेशा, जो वाइब्रेशन हो रही है कैसे होती है, वेव्स के तौर पे होती है, वेव्स, इसलिए हम बोलते हैं साउंड वेव्स। क्या बोलते हैं हम इसलिए, साउंड वेव्स बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स। तो आपको समझ आ गया। ये एयर मॉलिक्यूल अपनी मूव हो रहे हैं। एयर मॉलिक्यूल अगर यहां से ऐसे मूव हो जाएगा पूरा, तो फिर तो उसको हम विंड बोलेंगे ना, उसको फिर साउंड नहीं बोलेंगे। ये क्या कर रहा है, बस वाइब्रेशन कर रहा है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो पास वाला मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन हो रही है, फिर उसकी वजह से उसके पास वाले में हो रही है, उसकी वजह से उसके पास वाले में हो रही है। ऐसे करते करते ईयर के पास वाले जो एयर मॉलिक्यूल है वहां तक पहुंचता है, फिर फाइनली ईयर में पहुंच जाती है वाइब्रेशन। और वो जो वाइब्रेशन होती है, उसी से हमें साउंड सुनाई दे जाता है, क्योंकि वही है साउंड वेव। जो वाइब्रेशन है वो बेसिकली वेव ही तो है साउंड की, साउंड वेव। तो इस तरह से हम, ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन, वो यही है कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। तो अपने आपके ईयर तक कैसे पहुंचता है, मैंने समझा दिया, ऐसे पहुंचता है। समझ गए ना? नेक्स्ट देख लो, कॉन्सेप्ट बताया आपको, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो देखो वही फर्स्ट की तरह ही होगा, इसमें भी क्या है, इसमें हमारी जो बेल है, स्कूल की बेल, ये हमारी बेल है। तो इसमें जो वाइब्रेशन है, जब वो हैमर मारते हैं बेल पे, जो गोंग जो होता है जिसको हैमर हम बोलते हैं, वो गोंग जो होता है ना, गोल वाला पार्ट ऐसे होता है ना, ये गोल वाला पार्ट। उसके बाद फिर आपका ये ऐसे हैमर होता है, ये हैमर इस पे जब मारते हैं तो हमारे टन 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 जो आवाज आती है हमारी स्कूल बेल की, वो है।
इसको गोंग बोलते हैं गोल वाले पार्ट को, और ये हैमर है ही, ये हैमर इस पे मारते हैं हम। बेसिकली पूछ रहा है कैसे होगा, तो वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया वही है सेम, कि क्या होगा। भाई ये बेल है, इस पे जैसे ही हैमर मारा इसमें वाइब्रेशन हुई, और जैसे ही इसमें वाइब्रेशन हुई तो इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल है, इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल है उनमें वाइब्रेशन हुई, इसमें वाइब्रेशन हुई तो उनके आसपास वाले एयर मॉलिक्यूल में भी वाइब्रेशन हुई, क्योंकि वो वाइब्रेशन, भाई वेव्स है ना, साउंड क्या है, साउंड क्या है, वेव्स है, इसलिए तो उसको वेव्स बोलते हैं। वेव्स कैसे ऐसे ऐसे जाती है, तो ऐसे वाइब्रेशन इसमें हुई, इसमें ये मॉलिक्यूल मूव नहीं हो रहे, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसकी वाइब्रेशन से इसमें वाइब्रेशन हुई उसके पास वालों में, फिर इनके पास वालों में वाइब्रेशन हुई, इनके पास वालों में वाइब्रेशन हुई, ऐसे करते 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 जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है और हमें फाइनली सुनाई दे जाता है। तो वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा है वही है इसका। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। कह रहा है भाई जो साउंड वेव्स है उनको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। तो उसका सिंपल रीजन ये है, अभी हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में पढ़ा कि जो साउंड वेव्स है वो कैसे मूव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है ना, से वाइब्रेशन होता है। तो ये जो मूवमेंट होती है इसी की वजह से इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या होता है, जो उसके साउंड वेव्स क्या होता है, जो भी मीडियम है, जैसे हमने एयर का एग्जांपल लिया, साउंड वेव तो वाटर में से भी जा सकती है। तो जो भी मीडियम है, चाहे एयर मीडियम हो, चाहे वाटर मीडियम हो, जो भी मीडियम हो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या कर देती है, मूवमेंट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। साउंड वेव क्या करती है, जो भी मीडियम है, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट कर देती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और एक और चीज ये तो अब तक पता चली गया होगा कि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो एयर मीडियम हो चाहे वाटर मीडियम हो। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए इसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं प्रोपोगेशन। जो मूवमेंट होती है ना, साउंड वेव जा रही है तो इसको प्रोपोगेशन, मतलब मूवमेंट के लिए, प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम, मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो चाहे और कोई मीडियम हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का तो समझ आ गया ना कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव क्यों है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो, वो जो पार्टिकल, जो जिस भी मीडियम के अंदर वो साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, उसके जो पार्टिकल है उनके अंदर वो क्या कर देता है, मूवमेंट, मोशन, मूवमेंट बोल लो, मोशन बोल लो, जिसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वो मूवमेंट कर देता है मीडियम के अंदर, और उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मतलब जिसके अंदर मूवमेंट हो जाए, मोशन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली मैं थर्ड क्वेश्चन में दे ही चुका हूं। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स को, साउंड वेव का प्रोपगेशन बोल लो या फिर ट्रेवल करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, साउंड वेव रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इस शब्द से डरो ना मत। इसका मतलब है बस ट्रैवल के लिए, साउंड वेव को ट्रैवल के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम चाहिए तो उसको ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इसने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा कि भाई ये जो आपका और आपका जो दोस्त है वो मून पे है। अब हमें पता है मून में क्या होता है, एटमोस्फेयर तो होता नहीं मून पे, एयर नहीं होती। हम ये मान के चलते हैं, क्या पता आगे हमें मिल जाए, रिसर्च चलती रहती है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम मानते हैं हम कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर नहीं होता, यानी क्योंकि मीडियम नहीं है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है मून के ऊपर। जब मीडियम नहीं है तो साउंड वेव्स क्या करेगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी, प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। तो जब प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगी तो ये जो पूछ रहा है कि क्या आप उसको सुन पाओगे, तो हम कैसे, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा उसको, क्योंकि जब तक साउंड वेव ट्रेवल के मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं सुन नहीं पाऊंगा। और मून के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एयर है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या बोल, इसका आंसर क्या होगा, नो। पूछा ना आपसे विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय फ्रेंड, तो नो, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मून के ऊपर कोई मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर साउंड वेव ट्रेवल नहीं होगी, और ट्रेवल नहीं होगी तो मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी और मैं सुन नहीं पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। पिच और लाउडनेस कौन सी वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है। तो देखो आपका ऐसा ऐसे ट्रेवल करती है ना वेव, ऐसे, ये वेव है आपकी, है ना। तो ये जो वेव है ना, इसको जब हम उस पे बनाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं इस वेव को, क्वेश्चन में कह रहा है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर तो मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। जो लाउडनेस है ना, लाउडनेस वो डिपेंड, वेव की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड,
ट्यूड पे, लाउडनेस। और पिच, पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि अगर वेव ऐसे होती है ना, देखो वेव कैसे होती है, ऐसे होती है ना वेव, ऐसे ट्रेवल करती है वेव, ऐसे, हाँ, ये ट्रेवल कर रही है वेव। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड मतलब ये पॉइंट, पीक वाला पॉइंट होता है वेव का, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट जिसका ज्यादा होगा, ये जो डिस्टेंस है हाईएस्ट पॉइंट का, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जिसका ज्यादा होगा यानी कि लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। तो वेव की कौन सी प्रॉपर्टी पे लाउडनेस डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वेव का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। पिच, पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ऐसे आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, तो एक तो वेव ऐसे धी ऐसे ट्रेवल कर रही है ऐसे, ये टाइम है। फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार वेव आपकी ट्रेवल कर रही है। समझे ना आपको? तो वेव फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव एक पॉइंट से गुजर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब अगर कोई ये मान लो, ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को मान लो, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक पॉइंट से कितनी बार वेव्स या कितनी वेव्स पास कर रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी की कम है, जैसे यहाँ पर एक ही कर रही है, लेकिन अगर ऐसे मैं बोल दूं, ऐसे ऐसे अगर छोटी 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 ऐसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है एक सेकंड में, एक सेकंड में ज्यादा ज्यादा पास हो गई ना यहाँ पर। तो एक सेकंड, अगर यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वेव्स पास हो गई, तो यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पिच का, पिच जो है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच उसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच उसकी कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंक्लूड हम ऐसे कर रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो वेव की एम्पलीट्यूड प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी। सिमिलरली पिच क्या है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच पिच ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगा, लोअर पिच होगा। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6, विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। ये पूछ रहा है कि इनमें से, इन दोनों में से जो दोनों साउंड है, एक तो गिटार का साउंड है और एक कार के हॉर्न का साउंड है, इनमें से ये पूछ रहा है कि किसकी हायर पिच होगी, पिच हायर किसकी होगी। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, पिच जो है वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड करती है। अभी हमने डिस्कस किया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, सीधे हमने देखा। तो जो फ्रीक्वेंसी जो भी प्रोड्यूस होगी, तो गिटार का जो है वो हायर पिच होगा, तो क्योंकि गिटार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख ही लिया कि फ्रीक्वेंसी, पिच सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है। तो गिटार की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसका पिच भी हायर होगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड अभी मैंने समझाया साउंड वेव में, अभी मैंने समझा दिया साउंड वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका। एम्पलीट्यूड, ये साउंड वेव आपकी ट्रेवल कर रही है, हाँ? तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी कि किसी एक पॉइंट से कितनी बार वेव पास हो रही है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होती है? अब वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पीक से दूसरे पीक का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो एक इस वाली वेव का पीक और इस वाली वेव का पीक, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। सारी चीज समझ आती जा रही है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड सीधे सीधे होता है कि एक सेकंड के अंदर, टाइम पीरियड होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है, या कितनी बार कोई पार्टिकल आपका ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे बोल लो। वेव्स बेसिकली क्या है? पार्टिकल का ऑसिलेशन ही है ना। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है या कितनी वेव गुजर रही है, तो उसको हम बोलेंगे। तो सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए। वेवलेंथ मतलब दो पीक के बीच में, वेव के जो दो पीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ को मीटर में, अभी डिस्टेंस है तो मीटर में ही डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है, मैंने आपको बताया कि एक किसी एक पॉइंट पे कितनी वेव्स गुजर रही है एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव गुजर रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। या फिर किसी पर्टिकुलर सेकंड में ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी, एक पॉइंट पे कितनी वेव्स गुजर रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड होता है
कि एक वेव की साइकिल को कितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। मतलब जो वेव है उसकी जो एक एक पूरी साइकिल हो रही है, जैसे यहाँ से ये वेव चालू हुई, ऐसे ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना येलो से, यहाँ से ऐसे चालू हुई और यहाँ पर ये, तो ये जो पूरी एक वेव हो गई ना, ये पूरी एक वेव हो गई, इसका जो टाइम है ना उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। अब वो कितना टाइम ले रही है एक साइकिल, इसको हम बोलते हैं साइकिल। एक वेव साइकिल, इसका क्या नाम देते हैं हम? वेव साइकिल। बेसिकली कहने का मतलब आसान भाषा में कि एक वेव पूरा कंप्लीट हो जाती है एक ऑसिलेशन। मतलब इसको, ये वेव बेसिकली क्या है, ये जो पार्टिकल है ये जो ऐसे मूव होता है, ऐसे ऐसे मूव होता है पार्टिकल, उसी को ऑसिलेशन हम बोलते हैं। तो ये उसी को ये वेव के फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसे हम ऐसे, ये देखो ना, ये जो पार्टिकल है, देखो समझो, ये पार्टिकल है, ये ऐसे मूव हो रहा है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, है ना। तो ये ऐसी ऐसे होता है ये ऐसी तो वेव बन रही है, देखो। ये बेसिकली पार्टिकल का मूवमेंट ही है। तो जब एक बार पूरा पार्टिकल जो मूव हो जाता है, यानी कि एक वेव जो साइकिल है वो कितनी देर में होती है, वो कितने टाइम में होती है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक वेव साइकिल जब बनती है, या एक पार्ट जो फुल ऑसिलेशन होता है, या तो एक वेव साइकिल बोल लो या कंप्लीट एक ऑसिलेशन बोल लो, कितने टाइम में होता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर हो गई बात। और फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसलिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये भी होता है आपका ये फॉर्मूला, ये टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में, इसका यूनिट होता है वेवलेंथ का, मैंने बता दिया, ये डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज होता है, टाइम पीरियड सेकंड में होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ, एम्पलीट्यूड भाई गैस करो, भाई एम्पलीट्यूड मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट, तो ये भी तो डिस्टेंस ही है एक तरह से, तो मीटर ही होगा। ठीक है, तो सारी आपको यूनिट भी पता चल गया, वेवलेंथ मीटर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, टाइम पीरियड सेकंड, एम्पलीट्यूड भी मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन कर पाया। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, और बहुत बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू द स्पीड, रिलेटेड टू द स्पीड। तो सबसे पहले तो हमें पता है स्पीड क्या होता है, हम स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मोशन और कई जगह हमने कई चैप्टर में पढ़ लिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अब ये पूछ रहा है कि कैसे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की स्पीड से रिलेटेड है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड से कैसे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको ऐसे वेव बना के दिखाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, ऐसे होती है वेव, है ना, ऐसे ट्रेवल कर रही है वेव। ठीक है, वेव ट्रेवल कर रही है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, और ये हाईएस्ट जो पीक होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे एक सेकंड में कितनी बार कितनी वेव्स गुजर रही है, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एक वेव है, ये एक दूसरी वेव, ये पहली वेव का हाईएस्ट पॉइंट है, ये दूसरी वेव का हाईएस्ट पॉइंट है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और आपको अगर मैं बोलूं कि आपको स्पीड निकालनी है साउंड की स्पीड को हम ऐसे ऐसे वी से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये साउंड की स्पीड, स्पीड की निकालनी है मुझे, तो ये साउंड की स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों दोनों वेव के जो पीक है उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि वेवलेंथ। इसी फॉर्मूले में डालना है, देखो डिस्टेंस वेवलेंथ और अपॉन टाइम, टाइम मैंने डाल दिया। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, टाइम इज इक्वल टू 1/f, बताया था मैंने, टाइम इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/t भाई टाइम इज इक्वल टू 1/f है, तो अगर मैं 1/t करूं तो वो f हो जाएगा, ये t तो ले लूंगा, f हो जाएगा। तो ये जो 1/t हो रखा है इसकी जगह मैं f भी लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, ये साउंड वेव इक्वल्स टू वेवलेंथ, रिलेशन बता रहा हूं देखो मैं आपको, वेवलेंथ और ये 1/t क्या हो गया, f, तो इनटू f। तो ये रिलेशन बन गया, ये रिलेशन हमने बना दिया, ये रिलेशन स्पीड और ये सीधे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लगाया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर किसकी स्पीड बात निकाल रहे हैं, साउंड की, तो ये जो स्पीड है इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ डाला, डिस्टेंस वेवलेंथ डाल दिया, नीचे टाइम, टाइम डाल दिया। तो वेवलेंथ है 1/t को मैंने f कर दिया, तो बस ये इंटू f हो गया। तो ये जो नया रिलेशन बना ये बना
स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू वेव स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये बन गया रिलेशन आपका, जो कि इसी फॉर्मूले से आया। तो ये जो पूछा था ना कि स्पीड का कैसे रिलेटेड है साउंड वेव, तो ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, ये बुक में आपका देखो वेवलेंथ को ऐसे लैम्डा, ये लैम्डा एक साइन होता है, ऐसे लैम्डा ऐसे होता है, लैम्डा ऐसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये वी का साइन मैंने आपको बता दिया। ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, ये लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिख सकते हो आप, तो ये कंफ्यूज मत होना, बस साइन सेम। ये स्पीड ऑफ साउंड का साइन है, वेवलेंथ का साइन है, ये लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMDA, लैम्डा। ठीक है, और ये एफ फ्रीक्वेंसी की जगह, एफ फ्रीक्वेंसी को के बुक में से वी से भी डिनोट किया गया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आप बस सीधे फॉर्मूला याद रखो, ये इसी फॉर्मूले से बना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहाँ पे स्पीड किसकी है, साउंड वेव की, डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, और अपॉन टाइम है तो 1/t एफ हो गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी बस। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन मीडियम। तो देखो अभी प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब न्यूमेरिकल भी आ गया, तो हमें जो जो पता है पहले वो लिख लेते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है हमें, कितनी फ्रीक्वेंसी, 200 हर्ट्ज, और स्पीड बता रखी है साउंड की, स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 440, 440 मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, अभी हमने देखा, क्या लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वेवलेंथ। तो अभी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि क्या फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड, जिसको हम ऐसे वी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से कर लेते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ये इक्वल्स टू वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमारा, तो बस इसी में पुट करके आंसर निकाल दो। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है कितनी है, 440, तो यहाँ पर मैं डाल दिया 440 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो एज इट इज, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 200, बस सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा 440 अपॉन 200। और आपको मैं बता चुका हूँ कि वेवलेंथ डिस्टेंस ये तो मीटर में ही होगा, क्योंकि मीटर में सब कुछ चल रहा है। ये 0 से 0 गया, 2 1 0 0 2 4, 22/10 यानी कि 2.2 मीटर। तो वेवलेंथ आपके आ गई 2.2 मीटर। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसको स्टार बना दो, ये फॉर्मूला है आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2.2 मीटर।